ये मैं आपसे करना चाहूंगी। राहुल गांधी का ये कहना कि किसी भी कीमत पर वो माफी नहीं मांगेंगे, वो ये चाहते हैं कि उनकी सजा खत्म हो जाए, वो चाहते हैं कि सांसद का दर्जा उन्हें फिर से मिल जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगेंगे। ये जो एक उनका एक एटीट्यूड है, या जिस तरह की उनका एक पूरी बॉडी लैंग्वेज आजकल नजर आ रही है, सियासी तौर पर उन्हें कितना फायदा पहुंचा सकती है? देखिए, अब सियासी फायदा क्या होता है तो इलेक्शन जब होंगे उनसे उससे पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी की जो स्टेटेड पोजीशन शुरू से है वो ये है कि भाई मैंने जो कहा है वो राजनीतिक चर्चा में कहा है, और उसने जो भाषा वहां इस्तेमाल की कि सारे चोर मोदी क्यों हैं, सारे मोदी चोर हैं, ये तो नहीं बोला उसने। जी। अगर आप सिंटैक्स पे जाएं तो सारे चोर मोदी क्यों हैं ये पूछा, और उसके बाद माफी मांगने से इनकार कर दिया। शाहिद यहाँ बैठे हैं, शाहिद राजनीति में रहे हैं और ये जानते हैं मुझसे ज्यादा कि राजनीति में ये चर्चा अक्सर होती है, लेकिन उसको लिटिगेशन में तब्दील नहीं किया जाता। ये एक्सपर्टीज भारतीय जनता पार्टी और खासकर वो परिवार जो उसको समर्थन करता है जिसका नाम संघ परिवार है, जब इंदिरा गांधी को उन्होंने डिस्क्वालीफाई करवाया थ्रू अ केस, तो उनकी समझ में वो इस निर्णय पे पहुंचे कि लिटिगेशन इज अ वैलिड इंस्ट्रूमेंटैलिटी इन पॉपुलर पॉलिटिक्स। और उसी के परसुएंस में आज के दिन आप अनेकों केसेस आप लाए जाते हैं लोगों के खिलाफ, कोई उनके खिलाफ कुछ बोल दे डेफेमेशन का केस आ जाएगा। रही बात राहुल की, तो राहुल गांधी शुरू से, ये देखिए, ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है। अगर आप माफी मांग ले तो आप बरी हो जाते हैं, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन उसने ये पोजीशन ली है कि मैं इसमें माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा, जो सवाल पूछे वो कोई गलत सवाल नहीं थे उसकी नजर में। और दूसरा, ये एंटी डेफेमेशन कानून के इतिहास में पहली बार किसी को 2 बरस का जेल टर्म सुनाया गया है। इससे पहले ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है किसी केस में भी जहां पर 2 बरस का इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया हो। और उसका मुख्य कारण ये भी है कि 2 बरस का ही वो लिमिट है जिसके बाद आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ऑटोमेटिकली एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई, लेकिन जहां तक मेरा आकलन है कि राहुल गांधी मुतमईन है आज के दिन कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी हूं तब भी मैं मुस्तैदी से अपनी राजनीति कर सकता हूं। और वो शायद ये भी मानता है कि उस पार्लियामेंट में बैठने के लिए क्यों जाए जहां पर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। इस सबसे हम्म। बड़ा मुद्दा जो आज विपक्ष का रूलिंग पार्टी के विरोध में है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। और वो जी। जो चर्चा है वो आपके प्रोग्राम में हम आगे कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के, देखिए, मैं जो आजकल देख रहा हूँ हाउस में होता हुआ, मैंने आज तक नहीं देखा। सवाल विपक्ष उठाता है और जवाब चेयर देती है, तो मैंने आज तक होता हुआ नहीं देखा। और ये परस्पर हो रहा है, अपर हाउस में तो परस्पर हो रहा है, और बड़ी बदकिस्मती है कि ये हो रहा है, क्योंकि इससे ना सिर्फ पार्लियामेंट की गरिमा गिरती है बल्कि हमारे पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम की गरिमा गिरती है। मैं बड़ी इज्जत से ये बात कह रहा हूँ, मैं जो भी जी। उस पद पे आसीन है उसकी अपार इज्जत करता हूँ, और उस इज्जत के ही चलते हम लोग ये कहने पे मजबूर होते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होगा तो उस आसन की जो है उसकी उसकी लोगों की नजर में उसकी छवि गिरेगी। जी। कहावत है कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मेक्स द गवर्नमेंट स्ट्रॉन्गर, बेटर। शायद ये बात भूल गया आज का सब लोग। और ये जो आज के दिन आज का विपक्ष कर रहा है, ये सब तो इन्हीं से सीख रहा है भाई। सबसे लंबे समय तक जी। कौन था विपक्ष? भारतीय जनता पार्टी के ही लोग थे ना। 10 बरस जब यूपीए का राज था उस वक्त प्रमुख चेहरे कौन थे? अटल जी थे। अटल जी तो खैर उस वक्त थोड़े से तंदुरुस्ती में नहीं थे, लेकिन आडवाणी थे, जी। सुषमा स्वराज थी, अरुण जेटली थे।
प्रखर वॉइसेस थी ऑपोजिशन की, और उनको बराबर फोकस में रहते थे वो। आज के दिन आप बात कर रही हैं कि लाइव कवरेज जो होती है दोनों हाउसेस की, जिसकी तरफ शाहिद ने भी इशारा किया, वो सिलेक्टिव कवरेज है। वो एक तरह से आप सेंसर्ड कवरेज भी बोल सकते हैं उसको। और ये सब इस नाम पे हो रहा है कि सदन की जो है उसकी जो इमेज है उसमें कमी आएगी, उसकी शान में कमी आएगी, इसलिए नहीं दिखा रहे हैं। और शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि हम चिंता में हैं कि नहीं उनके मसलों पे, क्या हम बातचीत कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये जो वैलिड इंस्ट्रूमेंटलिटीज हैं डिसरप्शन की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो आप उसको कैसे मना कर सकते हो जब आपने स्वयं इस्तेमाल की है। भैया, आप कहते हैं कि एक सरनेम लेने से, जो कि कोई कास्ट नहीं है, एक सरनेम है, उससे किसी की बदनामी होगी। लेकिन इस बात से बदनामी नहीं हुई कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, इंडिया तो पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया में भी है, इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। वो जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने की थी? वो ना सिर्फ अपमान था उस व्यक्ति का जिसकी धर्मपत्नी के बारे में बात की जा रही थी, बल्कि उस महिला का भी अपमान था, और घोर अपमान था। और एक ऐसे तबके के द्वारा, एक ऐसी तंजीम के द्वारा जिसका कि नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देखिए, पॉपुलर परसेप्शन जो होती है ना, उसको बनाने में बीजेपी एक समय में बहुत प्रखर थी, लेकिन उसने उसके तरकश में जो तीर थे वो बार बार वही तीर चला रही है। और अब लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है, कितना आया है समझ वो तो इलेक्शन में पता चलेगा, लेकिन अब जनता के मन में ये बातें शुरू हो गई हैं कि क्या ये जो कह रहे हैं ये सच है। और जो पार्लियामेंट में हो रहा है, देखिए, ये हमने स्पीकर्स देखे हैं, हमने चेयरमैन देखे हैं जो हाउसेस के, भैरव सिंह शेखावत देखे हैं, हामिद अंसारी साहब देखे हैं, सोमनाथ चटर्जी देखे हैं, रवि रे तक देखे हैं, उस जमाने से देखे हैं। देखिए, जो स्पीकर का ओहदा होता है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी में तो स्पीकर तो बिना कॉन्टेस्ट के इलेक्ट कर लिए जाते हैं, इसलिए कि उनकी अप्रोच जो है वो माना जाता है कि बाई पार्टीशन हो, और वो संरक्षक हैं पूरे सदन के, सिर्फ एक पार्टी के हित के नहीं है। मिसाल के तौर पे कल माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं, आज तक ये प्रेसिडेंट नहीं है, मैं प्रधानमंत्री को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन प्रेसिडेंट तो बनते हैं, और अगर आप नहीं भी कर सकते थे तो इतने शब्दों में कहने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ ये कहते कि इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, बस बात वहां खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सब कह रहे हैं तो आप क्या अपने पद की अपनी असेसमेंट जो है आपकी, उसकी लिमिटेशन जाहिर नहीं कर रहे हैं? क्या उसके चलते आपका ओहदा ऊंचा हो रहा है? क्या उसके चलते लोगों का विश्वास कम नहीं होगा सदन में? मेरा सवाल ये है, ये किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है। और रही बात डेमोक्रेसी में, दो तरह की डेमोक्रेसी होती है आरफा। एक तो होती है पॉपुलर डेमोक्रेसी जिसमें लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, और दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी जिसमें इंस्टीट्यूशंस को वो फ्रीडम होना चाहिए इस बात के चलते कि उनके पास वो इंस्टीट्यूशनल वेयरविथाल है जिसके चलते वो बाखूबी फैसले ले सकते हैं। आजकल उन इंस्टीट्यूशंस का आप हाल देखिए। आपने हाल ही में कितना सक्रिय देखा है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को, आपने हाल ही में कितना सक्रिय देखा है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को, आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन को कितना सक्रिय देखा है, आपने इंफॉर्मेशन कमीशन को कितना सक्रिय देखा है। दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, बारिंग 1 और 2, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। इनमें कितनी आपने फ्रीडम देखी, इनमें कितनी आपने बाय पार्टीशन अप्रोच देखी? तो ये एक बड़ा प्रश्न है, और इस पर डिबेट होनी चाहिए जैसे कि हम कर रहे हैं, लेकिन व्यापक स्तर पे इसकी डिबेट जरूरी है
और लोगों को एजुकेट करना जरूरी है। और जब लोग एजुकेट कैसे होंगे? बिल्कुल। जब तक विपक्ष को सुनेंगे नहीं पूरी तरह से, जब तक कहानी का दूसरा पहलू जो विपक्ष दिखाता है वो सुनेंगे नहीं, तो उनका सही आकलन कैसे बैठेगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है, और क्या बात जो मिडिल ग्राउंड है वो कौन सा अच्छा मिडिल ग्राउंड है। बिल्कुल। तो संसद में बोलने नहीं दिया